हेलो एवरीवन, दिस इज एग्रीएफ वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है सीड टेक्नोलॉजी जो कि है चैप्टर 9 ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम जानेंगे सीड टेक्नोलॉजी के बारे में, बेसिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सीड क्या है, इसे हम एग्रोनॉमिकली और बोटानिकली दोनों तरीके से क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। एग्रोनॉमिकली कहें तो ये सीडिंग मटेरियल है या प्रोपेग्यूल है जिससे कि आगे तक क्रॉप तैयार होती है, और बोटानिकली बात करें तो ये है हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये कई बार एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक सीड को जानने से पहले हमें एक फ्लावर को जानना जरूरी है, क्योंकि फ्लावर से ही आगे चल के हमारा सीड तैयार हो रहा है। फ्लावर में पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, देन हमारा कार्पल है। कार्पल में तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाई है सेपरेट, मैं लिंक कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप वहां से उसे रेफर कर सकते हैं। अब इसके अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर जाके आता है ओव्यूल। अब हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिसके थ्री पार्ट्स हम कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है ये, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें कंसिस्ट करता है। एक होता है एम्ब्रायो जो कि टाइनी प्लांट है, स्टोरेज मटेरियल होता है उसका फूड सप्लाई एंडोस्पर्म, और होती है सीड कोटिंग जो कि बाहर से उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है। अब चार इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी की ही वजह से कोई एक प्लांट सीडलिंग ग्रो कर पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जर्मिनेशन की कैपेसिटी, क्या वो कैपेसिटी है उसमें सीड में जर्मिनेट करने के लिए। क्या पता हम ऐसे सीड को सो कर रहे हैं जिसमें सीड को जर्मिनेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाता है। मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर अगर ड्राई लैंड में आप उसे सोखेंगे तो वो नहीं ग्रो करेगा। टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए एक सीड को ग्रो करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई कह सकते हैं, ताकि उसे ग्रोथ में हेल्प मिल सके, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, अब आया ग्रोथ के लिए। जब प्लांट जर्मिनेट हो गया है, अब उसे ग्रो करना है, तो पेरेंटल फीचर इंपॉर्टेंट है, एयर इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल, मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है, एंड मिनरल्स भी। क्योंकि जब बड़े होते हैं प्लांट्स तो उन्हें मिनरल्स की भी ज्यादा जरूरत रहती है, बिकॉज उनकी एनर्जी उनको वेजिटेटिवली या फिर रिप्रोडक्टिवली ग्रो करने में मदद करती है। तो ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के बाद ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैक्टर इसमें से इसेंशियल है जो जर्मिनेशन ऑफ द सीड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सभी फैक्टर्स में से जेनेटिक मेकअप, ये बात की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब आगे ग्रोथ होती है। मिनरल्स ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्दर। लाइट ये भी फर्दर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एयर एक ऐसा फैक्टर है जो कि जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आपको नोट करना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एक तरफ से फील्ड में जर्मिनेशन कर रहे हैं, एक तरफ से हम लैब में जर्मिनेशन कर रहे हैं, किसका जर्मिनेशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली लैब ग्रोन जर्मिनेशन बेटर होता है, बिकॉज उसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम सारी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। अब एक सीड को बेटर समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए, जो हम पीछे हमने डिस्कस किया था कि एक एम्ब्रायो है, एंडोस्पर्म है, सीड कोट है। तो इस तरीके से दो तरीके का जो मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड, इस पे भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप चैप्टर देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड जब हम बात करते हैं तो एक रफली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसका एम्ब्रायो होता है, जो कि टाइनी प्लांट जिसे हम कहते हैं। एंडोस्पर्म जो है कि अवेलेबिलिटी किस तरीके से रहती है, सीड कोट किस तरीके से रहता है, कॉटलिडन्स क्या होते हैं, रेडिकल क्या है, एपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, डिपेंड करते हैं, अब हम जब जर्मिनेशन की बात कर रहे थे, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं इमर्जेंस किसी भी सीडलिंग की। कोई भी सीड इमर्ज होगी कि नहीं होगी, उसके लिए मेन हमारे जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो है ये 10 फैक्टर्स। क्या क्या है? डीप सोइंग या फिर डेप्थ सॉइल कवर की, जो कि सीड के ऊपर है। अगर आपने बहुत ज्यादा नीचे सीड को सो कर दिया, उसके ऊपर काफी सारी मिट्टी रख दी, वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, वो ऊपर ही नहीं आ पाएगा। इनएडिकेट या फिर एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, आपने इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि वो सड़ गया सीड अंदर से। पुअर एरेशन, अगर एरेशन ही नहीं है सॉइल में, आपने किसी ऐसी सॉइल में सो कर दिया है जो कि उसके लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। हायर सॉइल या फिर इम्परविएबल लेयर्स ऑफ सॉइल या फिर आउटर मटेरियल, सिमिलरली वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कॉम्पैक्शन, बिकॉज क्योंकि अगर उसे प्रॉपर एरेशन नहीं मिलेगा,
उसकी उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उसको प्रॉपर एयर में मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो आगे ग्रो नहीं करेगा। टेम्परेचर अगर लो होगा तो भी उसको इशू आ सकता है, ग्रोथ में अफेक्ट कर सकता है ये इमरजेंस ऑफ सीडलिंग में। रैपिड डेसिकेशन ऑफ सीड हो रहा है, लॉन्गर टाइम पीरियड है, इंजूरियस लेवल्स है सॉल्ट कंटेंट के, सीड की कैपेसिटी पुअर है, या फिर डिट्रीमेंटल फिजिकली या बायोलॉजिकल, या फिर कोई सॉइल की कंडीशन वहाँ पे है, काफी सारा चींटियों का अगर सपोज वहाँ पे एक कॉलोनी है, आप वहाँ पे प्लांट कर रहे हैं सीड को, तो वो सीड सो नहीं करेगा। ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इमरजेंस ऑफ सीडलिंग के बाद। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड करता है नेचुरल पिक्यूलियरिटीज पे और बायोलॉजिकल कंडीशंस पे। जैसे कि सीड प्रोडक्शन के लिए कुछ सीड्स का हार्वेस्ट बस 15 से 20 दिन पहले कर लिया जाता है, और कोरिएंडर की बात करें तो इसको 10 दिन पहले फॉर मार्केट पर्पज से लिया जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके आगे रेफरेंस के लिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो फोलियार जो फीडिंग की जाती है नाइट्रोजन की ग्रेन लेवल स्टेज पे आने के लिए, वहां पर आने के बाद तो ये इम्प्रूव करता है जर्मिनेशन को, इनिशियल ग्रोथ को, और इवन विगर भी देता है, ग्रोथ विगर भी देता है सीडलिंग्स। बात करते हैं केमिकल राइपनर्स की, तो कुछ केमिकल राइपनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैग्नीशियम क्लोरेट है। इसका डोजिंग 20 kg पर हेक्टेयर इसे अप्लाई करते हैं अगर, या फिर सनफ्लावर किस में अप्लाई करने की बात हो रही है, जैसे सपोज सनफ्लावर में 40 डेज के बाद फ्लावरिंग के, ताकि मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो सके सीड का, और इससे सोइंग की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीड इंडेक्स के बारे में। सीड इंडेक्स क्या चीज है? ये है सीड वेट है सीड्स का, जो कि 100 सीड्स है। इन केस बोल्ड सीड्स जैसे कि मेज, मोटी सीड्स। और टेस्ट वेट क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ 1000 सीड्स, ये होता है छोटे सीड्स के केस में, राइस के केस में जैसे। तो अगर आप राइस का सिनेरियो लेते हो या बीज का सिनेरियो लेते हो, जिनके ग्रेन्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, उनके केस में हम टेस्ट वेट को नापते हैं या टेस्ट वेट को चेक करते हैं। बट अगर बोल्ड सीड्स है, मोटे सीड्स है, जैसे कि मेज का सीड होता है, तो उस केस में हम सीड इंडेक्स पे भरोसा करते हैं, जैसे कि जो कि होता है वेट ऑन 100 सीड्स का, जो कि हम पिक कर रहे हैं। अब सीड क्वालिटी क्या चीज है? ये जर्मिनेशन है, सीड के जर्मिनेशन का विगर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना वो सीड में पोटेंशियल है टू गिव अ प्रोबेबल अच्छा जर्मिनेशन, जो कि एक पर्टिकुलर गुड टाइम में वो देगा, वो बना बताता है सीड क्वालिटी इंडेक्स। अब हम बात करते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार इन पे क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको इनको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। रियल वैल्यू ऑफ सीड जनरली होती है परसेंटेज किसकी, जर्मिनेबिलिटी की, ऑफ द परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी जो कि सीड लॉट के उस पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट की है। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? रियल वैल्यू इज इक्वल टू प्योरिटी का परसेंटेज, जर्मिनेशन का परसेंटेज, डिवाइडेड बाय 100। प्योरिटी परसेंटेज सपोज 98% प्योरिटी है, तो आपने 98% 98 लिखा। जर्मिनेशन परसेंट सपोज 60 है, तो आपने 60 लिखा। आपने डिवाइड कर दिया उसको 100 से। तो जो ये रियल वैल्यू है, ये भी परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है, और इसे बोला जाता है यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ द सीड, जिसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप टेक्निकली बात करते हैं। अब कंडीशंस होती है कुछ जो अफेक्ट करती है सीड की रियल वैल्यू को। वो आती है कौन? जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, मेथड ऑफ हैंडलिंग पे डिपेंडेंट है, और मेथड्स ऑफ स्टोरेज पे डिपेंडेंट है। सीड्स की जिनकी रियल वैल्यू 70% से कम होती है, इनको यूजुअली प्रेफर नहीं किया जाता है सोइंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो जर्मिनेशन है इनका वो अच्छा नहीं होता है, बिकॉज प्योरिटी वैल्यू कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड रहती है। अब हम बात करते हैं प्योरिटी परसेंटेज की। प्योरिटी परसेंटेज क्या है? अभी हमने यहाँ जो लास्ट स्लाइड थी, हमने प्योरिटी परसेंटेज की बात की थी। तो ये जो प्योरिटी परसेंटेज है आया कहाँ से? इसको यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। प्योर सीड का वेट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ बल्क सीड। बल्क सीड मतलब वो सीड जिसमें की इम्प्योरिटीज, हस्क भी है और हल भी है, मतलब कुछ ऐसा मटेरियल जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, उन सभी का सम अप करके वेट से डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इम्प्योरिटी की बात करते हैं। इम्प्योरिटी
कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसे डॉकेज भी कहा जाता है, परसेंटेज को डॉकेज कहते हैं, इम्प्योरिटी परसेंटेज को। इसमें वेट ऑफ इम्प्योरिटी, किसी भी बल्क सैंपल में जो वेट ऑफ इम्प्योरिटीज हैं डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ बल्क सैंपल, उसमें हमने लिया था वेट ऑफ बल्क सीड, इसमें हम ले रहे हैं पूरे सैंपल का वेट, बल्क सैंपल का वेट, पूरा सैंपल का वेट ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इम्प्योरिटी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आता है जेनेटिक प्योरिटी, इसे कैसे निकालोगे? तो जेनेटिक प्योरिटी देखो, इस तरीके से कुछ ग्रेन्स को इवैल्यूएट किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये रिक्वायर्ड होती है 100% एज फार एज इम्प्योरिटीज अगर हम कंसर्न करते हैं किसी भी और वैरायटी के लिए क्रॉप की जो कि कंसर्न होता है। बट इन केस ऑफ इम्प्योरिटी अगर जो सीड्स में होती है क्रॉप में, तो परमिट जो अगर हम करते हैं कि एट एट मैक्सिमम कितनी हम सीड्स या में इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो होता है सिर्फ 0.1%। क्योंकि जितना ज्यादा प्योर सीड होगा, जितना ज्यादा इम्प्योरिटी से फ्री सीड होगा, उतना ज्यादा जर्मिनेशन का उसका चांस बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस पे। क्यों मैंने ये हाईलाइट किया 3 मीटर, अभी देखते हैं। देखो, आइसोलेशन डिस्टेंस मेजरली क्या है, क्या चीज है, क्या फैक्टर है, तो उसे जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। देखो, आइसोलेशन का मतलब नॉर्मल टिपिकल मतलब होता है, आइसोलेशन मतलब कि अलग रखना। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है? ये एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस है किसी भी पोटेंशियल कंटेमिनेंट से जो कि बनाया जाता है, जब जहां पर एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कंटेमिनेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब हम एक फील्ड में सीड्स को सो कर रहे हैं ताकि यहाँ से सीडलिंग्स डेवलप हो जो कि आगे हम यूज करें, तो सीड क्रॉप्स को जनरली आइसोलेशन डिस्टेंस के साथ ग्रो किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है एक दूसरे से, ताकि कोई भी जेनेटिक या फिर कोई फिजिकल इम्प्योरिटीज उसमें ना आए। जेनेटिक प्योरिटी मतलब कि जो वेराइटल प्योरिटी, उस वैरायटी की प्योरिटी है वो डिटोरेट हो सकती है अगर कोई क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा किसी भी और प्लांट का जो कि नियर बाय प्लॉट में ग्रो हो रहा है। फिजिकल प्योरिटी तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कोई फिजिकल या फिर मैकेनिकल एडमिक्सचर्स हो रहे हैं जो कि क्रॉप में आप देख भी सकते हैं, विजुअली आपको दिख सकता है। इसलिए जो प्रोटेक्शन होता है ऐसे कंटामिनेशन का, बहुत जरूरी होता है जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि गुड क्वालिटी ऑफ सीड को ही आप ड्रॉ कर सको। आइसोलेशन डिस्टेंस अफेक्ट करता है दो फैक्टर्स से। एक है आपका मोड ऑफ पॉलिनेशन, जो कि हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन की एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है अलोंग विद जो डायरेक्शन और विंड की वेलोसिटी है उसके साथ। तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम कंसिडर करते हैं किसी भी आइसोलेशन डिस्टेंस को। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जैसे जिनमें एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है विद इन अ फ्लावर, तो जैसे कि आपका राइस सेल्फ पॉलिनेटेड है, व्हीट सेल्फ पॉलिनेटेड है, सोयाबीन सेल्फ पॉलिनेटेड है, इनमें हम आइसोलेशन डिस्टेंस को अराउंड रखते हैं ओनली 3 मीटर। जो इंक्रीज होता है डिस्टेंस वो हम बढ़ाते हैं जबकि हम क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ आते हैं। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक का दूसरे फ्लावर के साथ, तो वो है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दूर जाके हो रहा है, आगे जाके हो रहा है। इस केस में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन होती है, 0 से 10% के केस में हम 100 से 200 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं, 11 से 25 मीटर के परसेंटेज के केस में हम 200 से 300 रखते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस किस तरह से रखी जाती है। एक बार हम आइसोलेशन डिस्टेंस को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस आप मोटा मोटा इसको समझे इस तरीके से कि ये मिनिमम वो डिस्टेंस होती है जो कि दो या दो से ज्यादा वैरायटीज को दूसरे ऑफ द सेम स्पीशीज, मान लीजिए राइस की एक वैरायटी है X1 और दूसरी वैरायटी है X2। X1 वैरायटी में मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये फीचर इसमें होगा, सपोज इसमें डिजीज फ्री है, ये सपोज मैं ऐसे कोई फीचर प्रमोट कर रही हूँ। सेकेंड जो वैरायटी है इसमें मैं कह रही हूँ रस्ट फ्री है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन को मैं नहीं रोकूंगी, कंटेमिनेशन को मैं नहीं रोकूंगी, तो वो वैरायटी जिसको मैं अच्छा कह के कि हाँ ये डिजीज फ्री वैरायटी, इसमें ये बीमारी नहीं लगेगी, और कोई भी फार्मर या कोई भी प्रोड्यूसर उसे खरीद के मेरे ट्रस्ट पे लेके जा रहा है, मतलब फॉलोइंग ऑल दी प्रोटोकॉल्स, तो वो उसे ग्रो करेगा। और अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो ये इनिशियल स्टेज में आई हुई प्रॉब्लम थी, जो कि अब यहाँ पे जब ग्रोथ हो गई फाइनली,
तब जाके एनकाउंटर होती है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इनिशियली सब चीजें कंट्रोल करके रखें ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली हमें मिल सके। ठीक है, अब आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन कितने तरीके का होता है? स्पेशल आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन और फिजिकल बैरियर। सिंपल। स्पेशल मतलब कि जब हम स्पेस रखते हैं बिटवीन सीड फील्ड और अदर सोर्स जो कि जेनेटिक या फिर मैकेनिकल कोई भी कंटामिनेशन हो सकता है, जो कि स्पेशली क्रॉस पॉलिनेशन के केस में ज्यादा हम कंसिडर करते हैं। दूसरा है आपका टेम्पोरल आइसोलेशन। इसमें हम क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए सो करते हैं लेट या फिर अर्ली बाय मार्जिन रखते हैं हम 15 से 20 दिन का, ताकि जो नेबर वाला फील्ड है उस पे जो एक्टिविटी है वो पहले हो जाए या बाद में हो जाए। तो इस तरीके से हम टाइम से मैनेज करते हैं। अगला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में सिंपली हम फिजिकली सेपरेट करते हैं ताकि कंटेमिनेशन को हम फिजिकली प्रिवेंट कर सके। ठीक है, आप कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आइसोलेशन डिस्टेंस की, इसको आप प्लीज रेफर कर लीजिएगा। अलग अलग केसेस में, जैसे फाउंडेशन सीड के केस में क्या होता है, सर्टिफाइड सीड के केस में क्या होता है, कहीं डिफरेंस है। जैसे कॉटन हाइब्रिड के केस में, फाउंडेशन सीड के केस में हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस 50 मीटर है, लेकिन सर्टिफाइड सीड के केस में ये 30 मीटर है। तो इसको आप एक बार रेफर कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। अब हम बात करते हैं प्योर सीड्स के बारे में। जो हमने अभी पीछे एक फाउंडेशन सीड देखा, क्या चीज है वो? दे आर नॉर्मली 4 क्लासेस होती है सीड की, जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, मोटा मोटा अगर हम समझे, स्टार्टिंग होती है वैसे न्यूक्लियस सीड से, जैसे यहाँ पे तो ब्रीडर सीड के साथ दिया हुआ है, बट आइडियली न्यूक्लियस सीड ब्रीडर सीड होता है। ब्रीडर सीड क्या होता है? ब्रीडर, ये ब्रीडर द्वारा डेवलप किया जाता है। फिर आता है फाउंडेशन सीड, जो कि ब्रीडर और जो स्टाफ होता है, एफएस स्टाफ, उसके द्वारा डेवलप किया जाता है। और फिर आता है सर्टिफाइड सीड, जो कि फार्मर और प्रोडक्शन स्टाफ के द्वारा तैयार किया जाता है। नॉर्मली किस तरीके से हम इसे समझेंगे? ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड वो सीड होता है जो कि डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन किसी भी प्लांट ब्रीडर के इसको बनाया जाता है। ये काफी ज्यादा, क्योंकि ऐसे सीड में जेनेटिक वैल्यू काफी अच्छी होती है, तो ये कॉस्टली भी होते हैं और इनकी क्वांटिटी भी काफी कम होती है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, जहाँ पे कि ब्रीडर्स अवेलेबल नहीं होता है, वहां पे भी इसे प्रोड्यूस कर दिया जा सकता है। ब्रीडर सीड को यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर फाउंडेशन सीड। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज है तो मास सिलेक्शन भी रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि रिटेन की जा सके जेनेटिक प्योरिटी। अब जो ब्रीडर सीड होता है उसका, आप कोई भी, अगर आप जब ये खरीदोगे कोई भी प्रोडक्ट जो कि ब्रीडर सीड है, तो उसमें एक टैग होगा। ये इंपॉर्टेंट है, टैग होता है जनरली, उसके ऊपर एक टैग मेंशन होता है। टैग पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, इंडिविजुअली मैंने सारे टैग्स डिस्कस किए हैं, उसमें फोटोज भी है सभी टैग्स की, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो ब्रीडर सीड होता है गोल्डन येलो कलर का, इसका टैग होता है। फाउंडेशन सीड का टैग होता है व्हाइट कलर का। सर्टिफाइड सीड का टैग होता है एश्योर ब्लू कलर का। और एक सीड और होता है न्यूक्लियस सीड, इसका कोई स्पेसिफिक टैग नहीं होता है। और एक और टैग है जो कि कई बार हम क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। इसका होता है ओपेल ग्रीन कलर का टैग। तो ये सभी टैग्स के कलर काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पर्पज से आपको ये पता होने चाहिए। अब आते हैं फाउंडेशन सीड पे। फाउंडेशन सीड एक तो बना ब्रीडर सीड से, इसका जो सोर्स है वो सर्टिफाइड क्लासेस से आया हुआ सीड है। इसे मदर सीड भी कहा जाता है। जो इसका प्रोडक्शन होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, जो कि प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट फार्म्स में, एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वहां पे सीड बनता है और यहाँ पे इस तरीके से आगे तैयार होता है। व्हाइट कलर का टैग है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। रजिस्टर्ड सीड आता है इसके बाद। ये आता है फाउंडेशन सीड के बाद। ये टिपिकली अगर हम समझे तो ये सर्टिफाइड सीड का पेरेंट होता है नॉर्मली। इसको कहा जाता है कि सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी होती है इसकी, और प्योरिटी होती है, एंड यूजुअली इसे प्रोड्यूस किया जाता है टेक्निकल गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर। एसएससी के सीड्स के सेंटर्स होते हैं, उनके गाइडेंस के अंडर इसे ग्रो किया जाता है। इसको जनरली ओमिट किया जाता है, जनरली सर्टिफाइड सीड की डायरेक्टली प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे फाउंडेशन सीड के बाद अगले नंबर हमारा सर्टिफाइड सीड का आता है। बट रजिस्टर्ड सीड भी एक इम्पोर्टेंट सीड है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये बुक में भी दिया है, सो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका जो टैग होता है वो पर्पल कलर का होता है। सॉरी, मैंने यहाँ मिस कर दिया, ये पर्पल कलर का टैग होता है इस सीड का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सीड
है। अगला आता है सर्टिफाइड सीड। ये प्रोजेनी है आपका किसका, रजिस्टर्ड का, फाउंडेशन का, या कई बार सर्टिफाइड का भी। इसमें जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री होती है। ये अप्रूव्ड और सर्टिफाइड होता है स्टेट की सर्टिफाइंग एजेंसीज के द्वारा। एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है, फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इनका टैग ब्लू कलर का होता है। जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसको दिया जाता है। बट एसएससी इसका भी प्रोडक्शन देती है। अगर रिक्वायर्ड होता है तो दो क्लासेस में आ जाती है सीएस की, जो कि होती है F1 और F3। ये तो खैर आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्टेज पे नहीं है। डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दी हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अदर टाइप्स जो सीड के आते हैं एग्रोनॉमिक यूज के लिए, इसमें आते हैं आपके इम्प्रूव्ड सीड, इन्हें बोल देते हैं हम। ये बेटर सब्स्टिट्यूट होते हैं, इनमें एटलीस्ट 10 से 15% की पोटेंशियल रहती है देन लोकल सीड की कंपैरिजन में बेटर होते हैं ये। रेसिस्टेंट होते हैं ये पेस्ट से, किसी भी डिजीज से, किसी भी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन से। अच्छा प्रिवेंशन होता है इनमें। और हाइब्रिड सीड, कॉम्पोजिट सीड और म्यूटेंट सीड इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं वायबिलिटी टेस्टिंग। व्हाट इज वायबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली? तो टेक्निकली अगर हम समझे, अब सीड टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल एक सीड प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को जब हम समझ रहे हैं, तो उसमें वायबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सीड वायबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम कैपेसिटी किसी भी सीड की, ताकि वो रिमेन कर सके जर्मिनेशन, अच्छा जर्मिनेशन दे सके स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। जब सीड्स डोमेन स्टेज पे होते हैं या फिर स्लो ग्रो करते हैं, तो रैपिड टेस्ट एक्सट्रीमली उसमें यूजफुल होते हैं। ये 7 वायबिलिटी टेस्ट हैं जो कि सीड की जर्मिनेशन को बताते हैं। पहला आता है रेस्पिरेशन टेस्ट। इसमें रेस्पिरेशन एक इंडिकेटर होता है लाइफ का, टेस्ट इसमें किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड। इसमें सीड को सोक किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सच एज पानी से इसको हम टेस्ट करते हैं। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। इसे एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें कि हम सीड की वायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अगला है इंडिको कार्बाइन टेस्ट। कार्मीन टेस्ट इसे कहते हैं। इसमें पोर्शन डेड सीड को डिटरमाइन किया जाता है, जो कि काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्टेनिंग के हिसाब से। अगला है एम्ब्रायो कल्चर मेथड। इसमें हम 7 से 10 दिन लेते हैं, जज करते हैं, काउंट करते हैं जर्मिनेशन को। अगला है टेट्राजोलियम टेस्ट। ये काफी फेमस टेस्ट है, इसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है। सीड को हम 0.5 से 2% सोल्यूशन में सोक करते हैं, जो कि होता है 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का। इसमें हम प्रॉपर कंडीशंस के अंदर 40 से 45 टेम्परेचर को मेंटेन करके हम 4 से 5 मिनट लेते हैं कंप्लीट करने के लिए टेस्ट, जो कि होता है अराउंड 100 कर्नेल्स का। अगला मेथड आता है ग्रोडेक्स मेथड। ग्रोडेक्स एक सी जर्मिनेशन की टेक्निक है, इंडिकेटर है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है ट्राइफेनाइन टेट्रासोडियम ब्रोमाइड, और ये पाउडर की फॉर्म में मिलता है। इसे भी इंपॉर्टेंटली कंसिडर किया जाता है टेस्ट के। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 7 मेथड्स हैं जिनसे कि हम टेस्ट कर सकते हैं। अब आया सीड मॉइस्चर। सीड मॉइस्चर नॉर्मली जर्मिनेशन के अराउंड रखा जाता है 40 से 60%। सीड का मॉइस्चर डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें भी 6 तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल वाइट टेस्ट, इलेक्ट्रिकल मॉइस्चर मीटर्स, इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर्स, ऑयल डिस्टिलेशन मेथड, द लैब ओवन मेथड, कार्लफिशर रिएजेंट मेथड। ये सभी मेथड्स हैं जिनसे कि सीड का मॉइस्चर पता लगाया जाता है। अगर आपको डिटेल में इन पे कुछ कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब आता है सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी क्या चीज है? मॉइस्चर डिस्कस कर लिया, जर्मिनेशन डिस्कस कर लिया, वायबिलिटी डिस्कस कर ली। डोमेंसी क्या है? डोमेंसी अरेस्टेड डेवलपमेंट होता है, और एक ये रिवर्सिबल रेस्ट पीरियड होता है किसी भी प्लांट ऑर्गन के लिए। इधर कोई वो सीड है या फिर कोई वो वेजिटेटिव पार्ट है। फॉर्मेशन होती है डोमेन स्ट्रक्चर्स की, उसे कॉमनली हम एसोसिएट करते हैं जब सस्पेंशन हो जाता है मेटाबॉलिज्म का, सिंथेसिस का, और उसकी मोर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि मिनिमम फिजियोलॉजिकल और मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पे वो पहुंच जाता है। इस पीरियड के टाइम पे पुअर बहुत पुअर सस्पेंशन होता है, टोटल सस्पेंशन और रेस्पिरेशन हो जाता है। और एनारोबिक कई बार तो होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्वेश्चन जो होता है वो काफी हायर हो जाता है। डोमेंसी अगर हम समझें तो ये होती है इनएक्टिव, किसी चीज की लैक की वजह से कमी होती है, लैक होती है, इनएक्टिविटी किसकी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उस समय वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में निकलते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेज एक्वायर कर लेता है जिसे हम डोमेंसी कहते हैं। जिब्रालिन्स एक वो अमीनो एसिड्स होते हैं, जिब्रालिन्स वो पर्टिकुलर कंसर्निंग केमिकल है आप कह सकते हो, जो कि प्रिडोमिनेंट जर्मिनेशन एजेंट है, जो कि जर्मिनेशन फेज में पाया जाता है ड्यूरिंग द फूड रिजर्व डिग्रेडेशन स्टेज। और साइटोकाइनिन वो अमीनो एसिड है, एक्सर्ट करता है, जो कि इन्फ्लुएंस लेटर ऑन इनिशियल
जब इनिशिएशन हो जाता है प्रोलिफरेशन का और एक्सपेंशन का। 2 लाइट्स की बात की जाती है, तो आपको यहाँ पे जिबरेलिन याद रखना है और साइटोकाइनिन याद रखना है। रेड लाइट और ब्लू लाइट को हमें हमें पता है कि वेवलेंथ्स मैटर करती हैं, तो जो रेड लाइट होती है वो प्रमोट करती है, और ब्लू लाइट अगर होगी तो वो स्पेशली फार रेड जो लाइट जिसे कहा जाता है वो इनहिबिट करती है जर्मिनेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। कोई भी इम्प्योर सीड जर्मिनेशन होने के राइपन होने के बाद एक मैच्योर वायबल सीड बनता है। अगर उसे फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस मिलती हैं तो वो डोरमेंट हो सकता है मॉइस्चर सीड, और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स करके कुछ फेवरेबल एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशंस के अलाउ इम्बाइब्ड सीड में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि फाइनली जिसकी टेस्ट रप्चर करती है और फाइनली उसमें से जर्मिनेशन होता है। बट अगर उसको कमी कंडीशंस मिलती है तो वो डोरमेंट भी बन सकता है। अब दो ग्रुप हमारे पास आते हैं इसमें, दो ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट्स रहते हैं। एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट सिंपली है, आपने उस सीड को हीट ट्रीटमेंट दिया, आपने उसको टेम्परेचर दिया, और आपने कई बार लो टेम्परेचर भी आप दे सकते हो, जैसे कि 40 से 45 का हम टेम्परेचर दे रहे हैं। एक केस में हम लो टेम्परेचर दे रहे हैं 2 से 8 डिग्री का, और 12 से 14 24 घंटे के लिए हम उसको दे रहे हैं वो टेम्परेचर, बट सीड को हम प्री सोक कर रहे हैं। पर्टिकुलर कुछ कुछ फॉर्मेट्स में से किया जाता है। अगला है ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग दी जा रही है, ऑल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग दी जा रही है, एक्सपोजर दिया जा रहा है उसको पानी का, रेड लाइट का उसको एक्सपोजर दिया जा रहा है, डी हस्किंग की जा रही है ताकि कोट जो उसका बाहरी कोट है स्कैरिफिकेशन हो सके, रबिंग कर सके हम उसकी, तो ताकि वो जब टूटेगा उसका सीड कोट तो वो जर्मिनेट कर सके। तो ये सभी फिजिकल मेथड्स हैं। अब आते हैं हम केमिकल मेथड्स में। केमिकल में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, इनऑर्गेनिक मेथड है और ऑर्गेनिक मेथड है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो एसिड ट्रीटमेंट है, इसमें हम अलग अलग डाइल्यूशंस लेते हैं। अगला है KNO3 जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इमीडिएटली इसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। गैसेस के थ्रू भी किया जाता है, कई बार ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। ऑर्गेनिक की बात करते हैं हम। ऑर्गेनिक केमिकल्स में आपके नॉन हार्मोनल कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि थायोयूरिया है। हार्मोनल में आपके आ गए जिब्रेलिक एसिड आ गया, डिह्यूमिडिफिकेशन इथाइलिन आ गया आपका, जैसे इथाइलिन तो बहुत ही प्रोमिनेंटली आम के लिए यूज किया जाता था। आपको शायद रेफरेंस रिलेट हो रहा होगा। डिह्यूमिडिफिकेशन एक मेथड है जिसमें हम पानी वाटर वेपर को रिमूव कर देते हैं। एयर की स्टोरेज में सिलिका जेल कॉमनली इसमें डेसिकेंट की तरह यूज किया जाता है। टेम्परिंग कर दी जाती है कई केसेस में। मेट्रिकल होता है, मेट्रिकल हेट्रोजेनिटी को डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है ड्यू टू लोकेशन, जो कि सीड की होती है इनफ्लोरेसेंस के केस में। तो ये डिफरेंस होता है मेजरली फ्लावरिंग पैटर्न का, तो वहां से यूज किया जाता है। इंडियन सीड एक्ट, अब हम एक इसमें और चीज मेंशन है कि इंडियन सीड एक्ट, इस पूरे प्रोसेस के अलावा हमें ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया में क्या एक्ट है इसका। तो एक सीड एक्ट है 1966 का, जो कि स्टैब्लिश्ड है इसके प्रोसेस के अराउंड, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब फाइनली हम आ गए सीड ट्रीटमेंट पे। डोमेंसी हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट क्या है? सीड की डोमेंसी को तोड़ने के लिए, सीड को की डोमेंसी से हटाने के लिए उसे हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के लिए पहली बात तो ट्रीट क्यों किया जाता है? ताकि हम सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न जो भी बीमारियां हैं, इंसेक्ट पेस्ट डैमेजेस हैं, जो कुछ भी है उसे हम सॉल्व आउट कर सकें। दूसरा, जर्मिनेशन को प्रमोट कर सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन को हास्टल कर सके, और ग्रोथ बढ़ा सके, सोइंग को बढ़ा सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्टली पल्सेस के केस में देखी जाती है। अब आता है ट्रीटमेंट डिजीज और इंसेक्ट कंट्रोल के लिए हम किस तरह से करते हैं। और दूसरा आता है, एक होता है सीड इनोकुलेशन, जो कि हम लिग्यूम्स में करते हैं। ये तो बेसिकली राइजोबियम कल्चर से एसोसिएटेड है, तो ये इनोकुलेशन हम राइजोबियम कल्चर की करते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इंसेक्ट कंट्रोल, तो हम कैसे करेंगे? तो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, सोलर ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम गर्म पानी से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेटर ऑन कूलिंग भी दी जा सकती है कोल्ड वाटर की। लूज मड वीट के केस में है, लूज मड बार्ली के केस में है, ऑल्टरनेरिया ब्लाइट वीट के केस में है, लीफ स्पॉट्स जैसे कि तिल के केस में होते हैं, इन केसेस में हम इसे यूज करते हैं, और ये काफी सक्सेसफुल मेथड्स भी हैं। सोलर ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हम सीड को सोक करके रखते हैं पानी में, और कुछ समय के बाद हम इसे स्कॉर्चिंग सन में दे देते हैं, धूप दिखाते हैं मतलब, और उसको हम प्रॉपर्ली किसी सीमेंटेड फ्लोर या फिर किसी मेटल शीट पे करते हैं। तो इस तरीके का टेक्निक यूज की जाती है लूज मड को कंट्रोल करने के लिए वीट और बार्ले में। केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि डिफरेंट फंजीसाइड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि एग्रोसान है, केप्टान है, ये सब को हम यूज करते हैं। तो फिजिकल हो गया, ठीक है, केमिकल हो गया, सोलर हमने फिजिकल हो गया, फिजिकल में दो हैं, हॉट वाटर है, सोलर है। केमिकल हमने देख लिया, सीड इनोकुलेशन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सीड फ्री फ्रॉम वायरस प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, YAXS। ये वायरस ट्रांसमिट होते हैं एफिड्स के द्वारा। ये एक टेक्निक किसने डेवलप करी है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज मैं फाइनली आंसर्स में दूंगी। एफिड पॉपुलेशन जहाँ पे लो होती है, जिन हिल्स में, हिल्स मतलब
जो ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ऐसे ऊपर करके उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, हिल कहा जाता है। एफिड की पॉपुलेशन जनरली लो होती है हिल्स में अप्रैल से अगस्त के टाइम पे, जबकि ये कम होती है उन प्लांट्स में ड्यूरिंग अक्टूबर से लेके जनवरी तक। तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस सीड जो पोटैटो का प्रोड्यूस किया जाता है हिल्स में इनिशियल मंथ से, में अप्रैल से जो अगस्त का जो मंथ है, जहाँ की एफिड की पॉपुलेशन कम होती है, उसको प्लेन में लाया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोर किया जाता है और क्रॉप किया जाता है लेटर ऑन, ताकि जो सीड प्रोडक्शन है उसमें कम अटैक वाला जो अ, अच्छा जो सीड है वही अच्छे तरीके से सो हो सके। अब इसमें एफिड पीरियड, ये जैसे कि आप इसमें समझ पाएंगे, एफिड पीरियड जिसमें ज्यादा होता है उसके बदले हम उस पीरियड का रेफर करते हैं, जैसे कि स्टार्ट करना है सीड को डिजीज फ्री स्टॉक से, सेलेक्ट करना है सुटेबल लोकेशन जो कि एफिड फ्री क्रॉप के लिए हो, अडॉप्ट करना है लैंड आइसोलेशन, अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, रोगिंग करनी है, इंस्पेक्शन करनी है क्रॉप की, और फिर फाइनली गुड क्रॉप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, जैसे कि टाइमली प्लांट करना है, रेज करना है सीड को, फिर प्री स्प्राउटेड ट्यूबर्स को यूज करना है, रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन यूज करनी है, फॉर्म्स को ड्राई करना है। तो अलग अलग इसमें वो गुड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो कि स्पेसिफिक टू पोटैटो है वो इसमें मेंशन है। फर्दर हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट एजेंसी जो कि है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक्ट आया था 1966 में, उससे पहले रजिस्टर हुई थी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो कि हुई थी 1963 में। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला था डेवलपमेंट को, सीड इंडस्ट्री जो भी डेवलप कर रही है उसे प्रमोट करना, और दूसरा इंश्योर करना कि सप्लाई हो सके अच्छी क्वालिटी की सीड्स की। उसके लिए दूसरी बॉडी है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जो कि फिर नेशनल लेवल से अब हम स्टेट लेवल पे आ गए, जो कि बॉडी है जो कि हेल्प करती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को और फास्टर करती है ग्रोथ इस इंडस्ट्री की। इसका जो इम्पैक्ट फुल एक स्टेशन है जो कि तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे टीडीसी कहते हैं, जो कि पंतनगर में एस्टैब्लिश्ड है। अगला है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सीड सर्टिफिकेशन के लिए, उसको बनाती है फील्ड इंस्पेक्शन के लिए और कंडक्ट करती है सीड टेस्ट, रिक्वायर करती है सीड सर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो सीड एक्ट है, इनैक्ट किया गया था इसे 29 दिसंबर को 1966 में, और फाइनली जो सीड रूल्स थे उनको नोटिफाई किया गया था 1968 में। जो एक्ट है ये आया था फोर्स में 2 अक्टूबर 1969। सीड को इस एक्ट के बाद डिक्लेयर कर दिया गया था एक एसेंशियल कमोडिटीज अंडर द एक्ट ऑफ 1955। सो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है जो फर्दर हमारे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके अराउंड जो कि मैं आपसे पूछ के इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ, जो कि है क्वेश्चन फॉर द डे कि व्हाट इज प्रोडक्ट्स टेस्ट यूज्ड फॉर। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं हार्ट दूंगी उस आंसर को जो भी करेक्ट होगा। सेकंड, सीड प्लॉट टेक्निक को डेवलप किया गया था वायरस फ्री सीड्स बनाने के लिए पोटैटो को, लेकिन ये टेक्निक दी किसने थी, किसके द्वारा दी गई या डेवलप की गई टेक्निक थी। सो ये दो क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ देती हूँ। Thank you so much for watching. I hope you liked the video and hope you liked the efforts. Thank you so much for watching.